आज की कहानी महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। कृपया इसको पूरी सुने और अपने कमेंट्स जरूर करें। अमर ने कोने में खड़ी शिवली को देखा। ठीक उसी वक्त शिवली ने भी उसको देखा। आंखों ही आंखों में संबल, विश्वास और भरोसे के संदेश भेजे गए। शिवली के पैर आगे बढ़े। किस बात के लिए कार चाहिए आपको? शिवली ने रज्जन की कुर्सी के पास जाते हुए पूछा। रज्जन भड़क उठा। अन्याय हुआ है मेरे साथ। आधी अधूरी लड़की हमारे गले बांध दी गई है, इसलिए चाहिए। क्या कार मिलने से अधूरापन दूर हो जाएगा? नमस्कार, आज की इस कहानी का शीर्षक है हर सिंगार और इसे लिखा है लकी राजीव जी ने। घर में घुसते ही अमर ने हमेशा की तरह अम्मा और भाभी को बरामदे में बैठे इंतजार करते पाया। पैर छूते ही उन्होंने झोली भरकर आशीष थमा दिए थे। खूब आगे बढ़ो, खूब कमाओ, खूब सुखी रहो, कोई दुख ना आए, वगैरह वगैरह। दुख का नाम लेते ही साड़ी के पल्ले से अपनी आंख और नाक पोंछते हुए अम्मा ने उस दुख की भूमिका बनाई जो वो बताने वाली थी। रज्जन घर छोड़कर चला गया है। मातम फैल गया है शादी वाले घर में। पड़ोसी के घर की ओर देखते अम्मा की आंखों में सच में आंसू बह निकले थे। अमर ने बात को समझने की चेष्टा की। मतलब कहाँ चला गया रज्जन? अरे धोखे से शादी करा दी गई थी उसकी। लड़की का बायां हाथ एकदम बेकार है, समझ लो बस लगा है शरीर से, उठता ही नहीं है। भाभी ने जिस तरह से नकल करके इस बारे में बताया, अमर को भाभी के शब्दों से घिन आ गई। कोई कैसे किसी के बारे में इतना असंवेदनशील होकर बोल सकता था? वो जीते जागते किसी इंसान की अपंगता बता रही थी या किसी खिलौने का डिफेक्ट। तो इस बात से रज्जन चला गया। क्या मतलब अपनी वाइफ को यहीं छोड़कर चला गया? अमर ने पूछा। और नहीं तो क्या, कोई भी हो यही करेगा। इतनी बड़ी बात छुपा के एक तो शादी हुई, ऊपर से रज्जन में तो कोई कमी है नहीं, काहे झेले वो ये सब? अम्मा ने रज्जन का फैसला बताते हुए कहा। रज्जन का परिवार और ये परिवार बस कहने को पड़ोसी थे। मेल मिलाप दोनों घरों में एक ही कर जाता था। बचपन से आज तक क्या किसके यहाँ पका कोई नहीं जानता था। सारे व्यंजन मिलाकर दोनों घरों की थाली लग जाती थी। इस घर के दोनों लड़के और उधर से रज्जन, ये तिकड़ी मशहूर थी। तीनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़े, साथ पिटे भी। रज्जन की उम्र 20 साल की रही होगी, उसकी माँ चल बसी। तभी से तो उसका खाना पीना, जुकाम बुखार सब इसी घर से संभलता रहा। अक्सर लोगों को यह भ्रम हो जाता था कि तीनों भाई ही हैं। कई बार शिकायत आती, आपका छोटा लड़का बहुत सीधा है, बड़ा और मंझला बहुत उज्जड है। माँ तक शिकायत आती और वो मगन हो जाती। मंझला हमारा नहीं, बगल वालों का है, वैसे वो हमारा ही है। ऐसी बात कहकर माँ बात को टाल देती थी। सभी बच्चों में ममता बराबर बटी थी, तभी तो आज दुख भी सबको भिगो रहा था। शाम को भैया दुकान से लौटे तो अमर को लेकर छत पर चले गए थे। दाएं बाएं देखते हुए दीवार के अंदर से छुपा रखी एक बोतल निकाल ली। अमर से भी पूछा, उसने मना कर दिया। भैया एक घूंट गटकते हुए बोले, रज्जन से हुई थी हमारी बात, दोस्त के यहाँ आराम से है, किसी से कहना नहीं। अमर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तो फिर ये सब नाटक किस लिए? भैया ने बड़े गंभीरता के साथ जवाब दिया, अरे एक लूली लड़की लाकर पटक गया सब, ठीक किया जो भाग गया। अब हालत खराब है सबकी, रज्जन के पिताजी की भी और लड़की के बाप की भी। वो शब्द लूली लड़की, अमर को लगा जैसे कोई फांस आकर गले में चुभने लगा हो। इतनी गंदी तरह से किसी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, वो भी इतनी आसानी से? ऊपर से भैया जिस आनंद के साथ एक एक घूंट भरते इस घटना के बारे में बता रहे थे, अमर को लगा जैसे किसी नाटक का एक एक भाग दिखाया जा रहा हो। पहले भाग में दुख था, इस भाग में तसल्ली। पहले से सबको पता होगा ना। अमर के सामने भी कुछ स्पष्ट नहीं आ रहा था। अमर के सामने भैया ने शराब की एक बड़ी घूंट लेकर असली बात बताई। रज्जन के पिताजी को पता था, वही लड़की देख कर आए थे। रज्जन को दिखाई गई तो सिर्फ फोटो। लड़की गजब की सुंदर है। रज्जन ने हाँ कर दी। शादी में भी हाथ ढका रहा, किसी को भनक ही नहीं लगी। यहाँ आकर असलियत खुली। भैया ने लाल भभूका आंखें मटकाई। अमर ने दीवार पर टिककर बैठते हुए पूछा, रज्जन के घर से जाने का क्या मकसद है, क्या होगा इससे?
भैया को लगा जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। उन्होंने कुर्सी पर हाथ मारते हुए कहा, अब तुमने असली सवाल पूछा है। रज्जन माहौल बना रहा है घर से भागकर। अब वो चाहे जो मांग ले, लड़की जवाब देने को तैयार हो जाएगा। वैसे ठीक भी है, बुरा तो हुआ बेचारे के साथ। भैया ने सूत्रधार का रोल अदा करते हुए एक पैग और बना लिया था। अमर ने उनकी बात काटी, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये कोई बात ही नहीं होती है शादी तोड़ने की या फिर कोई मांग उठाने की। मान लो शादी के बाद ये सब होता तो क्या तब भी वो यही सब करता? और क्या रज्जन भी खुद परफेक्ट है क्या जो डिमांड कर रहा है इस बात की? अमर के सामने रज्जन का पूरा व्यक्तित्व घूम गया था, उसका इतिहास, भूगोल, सब कुछ। अमर के सवाल पर भैया भड़क गए। रज्जन में क्या कमी है अमर? अच्छा खासा डील डॉल है, हाथ पैर सलामत हैं, और क्या तुम फालतू बात उठा रहे हो? जाओ खाना खाओ जाकर। अमर को डांटते हुए भैया ने उसको हटा दिया। अमर बगल वाले घर में झांकता हुआ सीढ़ी से उतरा। अम्मा की बात सही थी, माता में पसरा हुआ था, घर का लड़का गायब था। रिश्तेदार खा पी कर, माखौल उड़ाकर, नई बहू को खरी खोटी सुनाकर वापस चले गए थे। आंगन में बैठे रज्जन के पिताजी की आंखें अमर से टकरा गईं। कब आए बेटा? हल्की कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा। अमर ने सबसे नीचे वाली सीढ़ी फांद कर बगल वाले आंगन में पैर रख दिया। आज सुबह ही आया ताऊ जी, शादी में नहीं आ पाया था। उनके पैर छूते ही जाने कैसे अमर के मुंह से ये बात निकल गई। अरे काहे की शादी बेटा, जानते तो तुम भी हो, रज्जन घर छोड़कर चला गया है। आज फोन आया था, कह रहा था कि लड़की के पिता से कार दिलवाओ नहीं तो तलाक दे देगा। अब बताओ बेटा क्या करें हम? अमर को लगा ताऊ जी का चेहरा किसी काले धुएं से भरा हुआ हो और आंखें किसी गड्ढे में धंसती जा रही हो हर पल के साथ। बहुत अच्छी बहू लाए थे हम, बस वही हाथ वाली बात को लेकर हल्ला हो गया। कितनी पढ़ी लिखी है, रज्जन तो कहीं से भी नहीं टिक सकता उसके सामने। बहू से मिलोगे बेटा? अमर के जवाब देने से पहले ही वो किसी को आवाज देकर बहू को बुलवा चुके थे। थोड़ी देर में छम छम पायलों की आवाज अमर के पास आकर रुक गई। आओ बहू बैठो, ये अमर है, रज्जन और ये साथ ही बड़े हुए हैं, रात दिन का साथ है दोनों का, और ये शिवली है हमारी बहू। ताऊ जी ने परिचय की गांठ में दो अपरिचित नामों को बांध दिया था। दोनों तरफ से नमस्ते के लिए हाथ उठे। रज्जन के साथ इसकी जोड़ी एकदम बेमेल थी। कहाँ रज्जन का धूर्तता से भरा चेहरा, जिसमें पान मसाला गुलगुलाने की आदत उसको विभत्स बनाती जाती थी, और कहाँ इस लड़की का मासूम चेहरा जिस पर सुघड़ता और शिक्षा के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। क्या नाम बताया था ताऊ जी ने? शिवली। अमर मन ही मन में बुदबुदाया। शिवली यानी हर सिंगार। आंगन में लगे पेड़ पर नजर टिक गई। इस पेड़ के फूल बस गिरने के लिए जन्मते हैं क्या? यह सब सोचता हुआ अमर बोला, ताऊ जी अच्छा मैं चलता हूँ, सुबह फिर मिलता हूँ। उस माहौल में वहां थोड़ी देर और बैठना संभव ही नहीं था। अगले दिन सुबह फिर आमना सामना हुआ। वो कपड़ा आपकी छत पर चला गया है। मंदिर की घंटी जैसी आवाज ने अमर का ध्यान भंग किया। बगल वाली छत पर खड़ी शिवली एक कपड़े की ओर इशारा करके कह रही थी। अमर ने अपनी छत पर आया वो कपड़ा देखा। ये आपका है? जी। बहुत ही धीरे से आवाज आई, जी। बगल वाली छत पर बढ़ते हुए अमर ने तार पर कपड़े फैलाती शिवली के हाथों पर गौर किया। बायां हाथ पूरी तरह से उठ नहीं पाता था। अमर ने वो कपड़ा शिवली को थमाते हुए कहा, इसमें मिट्टी लग गई है। उसने तुरंत कहा, हाँ फिर से धोना पड़ेगा। अमर उसके चेहरे पर फैली शांति देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित था। कौन कहेगा मन के अंदर ये इतने तूफान समेटे बैठी हुई है। कितने ही सवाल अमर की जुबान पर आकर लौटते रहे, कैसे बात शुरू करता। शिवली ने ही सवाल पूछकर समस्या का हल कर दिया। पिताजी बता रहे थे आपकी जॉब के बारे में। इतना कठिन एग्जाम बैंक पीओ का आपने कैसे क्वालिफाई कर लिया, और इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। अमर ने थैंक्स कहने के साथ ही पूछ भी लिया, आपने क्या किया हुआ है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बहुत ही धीरे से उसने जवाब दिया, मैं हिंदी से एमए हूँ। आगे रिसर्च के लिए सोचा था लेकिन घर में कोई नहीं माना, बस शादी की रट लगा दी।
अमर ने देखा कि शादी के नाम से उसका चेहरा ऐसा कुम्हलाया जैसे कोई गुलाब का फूल तोड़कर तपती धूप में रख दिया गया हो। हिंदी लिटरेचर में मेरा भी इंटरेस्ट है, काफी पढ़ता हूं मैं। अच्छा, आपके पास तो किताबें भी होंगी, दीजिएगा मुझे। शिवली ने बहुत ही शर्माते हुए और बहुत ही शांति के साथ कहा, यहाँ दिन भर खाली रहती हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। शिवली के जीवन का अकेलापन उसके चेहरे पर आकर पसर गया था। खाली बाल्टी उठाकर वो तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अमर सीढ़ियां उतरती उस धैर्य की मूर्ति को देखता रह गया। दिमाग में इतने बवाल लिए ये लड़की कैसे रहती होगी। अगले दिन सुबह उसी वक्त किताबों का पुलिंदा लिए अमर छत पर पहुंचा, जहां शायद वो थोड़ा जल्दी आ गया था। शिवली के आने पर उससे बोला, ये रही आपकी किताबें। शिवली ने बहुत ही शर्माते हुए जवाब दिया, थैंक्स। वो बस इतना ही बोल पाई, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। अमर ने जिस भावना के अभिभूत होकर कह दिया था, उस भावना को उस समय संवेदनशीलता का ही नाम दे सकते थे। हालांकि आने वाले समय में इस भावना का नाम मित्रता हो गया। 15 से 20 दिनों में ही वो छत साक्षी हो चुकी थी उस मित्रता की, जहां वो बातें की जाने लगी थी जो और कहीं नहीं की जा सकती थी। अमर अपने लिए रिश्तों के बारे में बताता और शिवली थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी उलझनों का जिक्र भी छेड़ती। कभी ताऊजी की बीमारी से संबंधित सलाह लेती, कभी बीते कड़वे संस्मरण साझा करती। आपका नाम बहुत अच्छा है शिवली, किसने रखा? अमर के पूछते ही उसकी आंखों में पानी तैर गया। पता नहीं किसने रखा, लेकिन सही नहीं किया। स्कूल कॉलेज सब जगह शिवली और मेरी अपंगता की एक तुकबंदी मिलाई गई थी। चुटकुले बने थे, शिवली लूली, शिवली लूली। आंखों में आंसू भरे बात पूरी करते हुए उसके आंसू छलक भी आए थे। अमर ने बात संभाली, शिवली यानी हरसिंगार। जितनी अच्छी सूरत उतनी ही अच्छी सीरत। पता है ना इसके औषधि गुणों के बारे में। शिवली के बहते आंसुओं पर जैसे किसी ने बांध बना दिया हो। उस दिन उसके आंसू रुके, मुस्कान की ऊर्जा बिखर गई थी। उस दिन के बाद तो जैसे सच में हर श्रृंगार थोड़ा और समृद्ध हो उठा था, आंगन वाला भी और छत वाला भी। और धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि उसकी खुशबू से अमर अछूता न रह सका। अमर छत पर जाने के लिए बहाने ढूंढता, कभी मैसेज करके किसी काम के बहाने से उसको छत आने के लिए कहता। हिंदी साहित्य की बातें होती, कविताएं सुनाई जाती, साहित्यिक बहस भी होती। अमर उससे मिलकर आता तो उसको लगता जैसे आंगन में लगा हर श्रृंगार अचानक फूलों से लद गया हो। एक दिन शिवली ने भरी आवाज में पूछ लिया, आप बताइए मुझे, क्या अपंगता केवल शारीरिक होती है? रज्जन भी तो अपंग है। किसी की शैक्षणिक अपंगता कब गिनी जाएगी? केवल यही नहीं, किसी लड़की के घर वालों को ब्लैकमेल करके कार मांगना, ये सोच, ये सामाजिक अपंगता नहीं है। मैंने मना कर दिया था कि केवल 8वीं पास लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी शारीरिक कमी को बार बार जताकर रिश्ता तय कर दिया गया था। बोलते हुए वो फपक फपक कर रोने लगी थी। अमर ने उसको संभाला और किताबें लेकर नीचे आ गया। शिवली की कही एक एक बात सच थी, लेकिन इस बात को कौन मानने को तैयार होता। शिवली के बारे में सोचते हुए अमर बहुत दूर तक सोचता चला गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज उसके बारे में सोच रहा था। कुछ दिनों से उसने महसूस किया था कि जब तक छत पर ना जाए लगता ही नहीं था कि दिन हुआ भी है। अम्मा से या ताऊजी से कुछ कहना इतना आसान नहीं था। भैया से ही शिवली के बारे में बात की जा सकती थी। रात में भैया छत पर होते थे, इसी उम्मीद से अमर छत पर पहुंचा। भैया वहां नहीं थे, लेकिन मेज पर रखी बोतल और ग्लास में बची शराब उनकी थोड़ी देर पहले की उपस्थिति दर्ज करा रही थी। अमर निराश होकर लौट आया था। रात गहरा रही थी, बात सुबह तक टाल दी थी, लेकिन सुबह तो कुछ और ही बवाल खड़ा हो गया था। जबान संभाल कर बात करिए ताऊजी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। भैया की गरजती आवाज सुनकर ही मेरी आंखें खुल गईं। बाहर आकर देखा तो इधर भैया, भाभी, माँ, दूसरी तरफ ताऊजी और एक खंभे की ओट में खड़ी शिवली। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया? उनकी आंखें आग उगल रही थी। होना क्या था? खुद का पति छोड़कर चला गया और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि रात में मैं इसकी छत पर गया था। अरे अच्छी खासी बीवी है मेरी, इसके पास काहे जाएंगे भला? अमर उनको खींचता हुआ अंदर लाने लगा। भैया चिल्लाते जा रहे थे, कल रात 12 बजे लौटा हूं मैं, कह रही 10 बजे इसकी छत पर गया था मैं। भैया को पकड़े हुए मेरे हाथ एकदम बेडौल हो गए।
अगर भैया ये सफाई ना देते तो शायद वो भैया को सही ही मानता। लेकिन कल रात तो वो खुद बोतल देख कर आया था, ठीक उसी जगह जहां भैया बैठकर पीते हैं। अमर के मन में गुणा भाग अभी भी चालू था। भैया घर आने के बाद झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ तो था जो मुट्ठी में छुपा था। भैया ये सब क्या बोला जा रहा है? अमर ने अंदर आकर पूछा। भाभी ने चेहरा घुमाकर बात टाल दी थी। अम्मा भड़क उठी थी। ये तुम अपने बड़े भाई से पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती? भैया ने अम्मा की ओर देखा, फिर अमर की ओर आंखें मटकाते हुए बोले, इसको किस बात की शर्म आएगी अम्मा? इसका नैन मटक्का चल रहा है, पूरा मोहल्ला देखता है, छत पर खड़े होकर दोनों बतियाते हैं। अम्मा इसके आगे कुछ सुन ही नहीं पाई थी। बेड का कोना पकड़कर लड़खड़ा गई थी। अमर ने आगे बढ़कर संभाला ना होता तो गिर ही गई होती। हमारी कसम खाकर बताओ अमर, यह सब सच है क्या? अम्मा ने अमर का हाथ अपने सर पर रख दिया था। अमर ने झटके से अपना हाथ खींचा। पहले भैया का हाथ अपने सर पर रखवा कर पूछिए कि कल रात वो कहाँ थे। भैया को तो जैसे बिजली का नंगा तार छू गया था। पहले तुम बताओ, तुम वहां किस लिए जाते हो? भैया तमीज से बात करिए, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मेरी तरह नहीं हो? फिर किस लिए बात कर रहे हो तुम ये सब? शादी करोगे क्या? जाओ कर लो जाके, हाथ देखे ना उसके, किसी दानों से कम नहीं है। और भैया जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगे। भैया कमरे से बाहर निकल गए थे। घर से निकलने से पहले अमर ने एक फोन करना सही समझा। हेलो शिवली, सुनो कुछ बात करनी है। शिवली ने बहुत ही भरी हुई आवाज में पूछा, किस लिए फोन किया है? थोड़ी देर के बाद वो सुबकने लगी। अमर ने इससे ज्यादा बेबस और उसे कभी महसूस नहीं किया था। शिवली मेरी बात सुनो, मुझे पता है सच क्या है। तुम सुन रही हो ना? उधर से हल्की आवाज आई, हाँ पूछिए। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अपने घर क्यों नहीं तुम चली जाती? शिवली ने धीरे से जवाब दिया, किस घर की बात कर रहे हैं आप? मायके की? वो मेरा घर होता तो मुझे कब का ले जाते। भाई कह चुका है कि मैं उसके लिए बोझ हूं, तो मैं किस घर जाती? शिवली फिर से रोने लगी। अमर ने एक लंबी सांस लेकर पूछा, तुम क्या सोचती हो खुद को? कल सब आ रहे हैं, पापा और रजन भी। कल पता चल जाएगा कि क्या करना है। तुमने ठीक से सुना कि नहीं सुना? मैंने यह नहीं पूछा था कि तुम आगे के लिए क्या सोच रही हो। मैंने यह पूछा था कि तुम अपने लिए क्या सोचती हो। तुम भी बोझ मानती हो क्या खुद को? उधर से थोड़ी देर शांति रही, फिर जवाब आया, हाँ बिल्कुल। और सच बताऊं, बचपन से अब तक अपने अधूरेपन को लेकर इतना कुछ सुन चुकी थी कि मन में कुंठा तो बैठ ही गई थी। फिर शादी के बाद यह कुंठा और बढ़ गई। लेकिन शिवली कुछ बोलते बोलते रुक गई। अमर ने बात पूरी करने के लिए कहा, मैं सुन रहा हूं, तुम बोलो। आपने मेरे अंदर की कुंठा को काफी हद तक कम कर दिया था, या कह लीजिए कि खत्म ही कर दिया था। अमर को लगा शिवली सामने होती तो ये बात सुनते हुए उसका चेहरा भी देख लेता कि चेहरे पर कौन सा रंग आया होगा उस वक्त, दोस्ती का या फिर कुछ और कुछ कहना चाहती हो तुम? अमर और भी कुछ सुनना चाहता था। शिवली ने कहा, शायद मैं कल यहां से चली जाऊंगी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस मेरे ऊपर लगा ये दाग हटा दीजिए कि मैं झूठ बोल रही थी। सबके सामने कह पाएंगे कि आप जानते हैं कि आपके भाई की असलियत क्या है। आप देंगे मेरा साथ? तुमसे कुछ पूछना था, बताओगी? अमर ने जवाब देने के बजाय एक सवाल ही पूछ लिया। उधर से जवाब आया, पूछिए। मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही, तुम मेरे साथ आगे तक चलोगी? इतना कहना था कि शिवली चुप हो गई और अमर ने ही फोन काट दिया। किसी को कुछ नहीं पता था कि कल सुबह क्या होने वाला था। अगली सुबह इस तरह सब बारूद भरे बैठे थे कि एक तीली छुआते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता। ताऊजी, भैया, रज्जन, अम्मा, भाभी, अमर, शिवली के पिताजी और हर बार की तरह ओट में खड़ी हुई शिवली। बारूद के ढेर पर पहली तिली रज्जन ने छुआई। शिवली के पिता की ओर देखते हुए बोला, यह सब आपका क्या धरा है? आपको पता था ना कि लड़की ठीक नहीं है, फिर क्यों छुपाई ये बात? हमको लगा तुम्हारे पिताजी जानते हैं बेटा, तुमको बता देंगे। शिवली के पिताजी ने निगाहें चुराते हुए जवाब दिया। रज्जन भड़क उठा, कतई नहीं, जानबूझकर छुपाई गई ये बात। दोनों बुड्ढों की मिली भगत थी, लाकर थोप गए हमारे ऊपर। बदतमीजी की सीमाएं लांघते हुए रज्जन दहाड़ा। अब बारी भैया की थी। रजन को समझाते हुए बोले, या तो तुम अपने ससुर जी से कहो कि मुआवजा भरें, या तो इस शादी को तोड़ दो और इस लड़की को मायके भेज दो।
खाली बैठे सबके करेक्टर पर उंगली उठा रही है। अब तुम बताओ रज्जन, मैं इसके पास जाऊंगा? तिरछी मुस्कान फेंकते हुए भैया ने चोर की नजरों से शिवली को देखा। वो अभी भी चुप ही थी। रज्जन को भैया की बात से बल मिला, सीना तान कर आगे बढ़ा। हाँ, या तो कार दीजिए, नहीं तो अपनी लड़की को ले जाइए। 2 दिन के अंदर कागज भिजवा दूंगा तलाक के। चुटकी बजाते हुए रज्जन अच्छा खासा लफंगा लग रहा था। ससुर ने बहुत ही धीमी गति से जवाब दिया, कार का इंतजाम हो जाएगा रज्जन बाबू, आप बात को यहीं खत्म कर दीजिए। उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया था। अमर ने कोने में खड़ी शिवली को देखा। ठीक उसी वक्त शिवली ने भी उसको देखा। आंखों ही आंखों में सम्मल, विश्वास और भरोसे के संदेश भेजे गए। शिवली के पैर आगे बढ़े। किस बात के लिए कार चाहिए आपको? शिवली ने रज्जन की कुर्सी के पास जाते हुए पूछा। रज्जन भड़क उठा, अन्याय हुआ है मेरे साथ, आधी अधूरी लड़की हमारे गले बांध दी गई है, इसलिए चाहिए। तो क्या कार मिलने से मेरा अधूरापन दूर हो जाएगा? शिवली ने गरज कर पूछा और फिर रज्जन की आंखों में झांकते हुए बोली, आपको शक नहीं हुआ था शादी से पहले की कोई बात होगी जिसकी वजह से इतनी पढ़ी लिखी लड़की आप जैसे लड़के से ब्याही जा रही है। एक बारूद के साथ कई बारूद के ढेर सुलग पड़े थे। रज्जन उठकर खड़ा हो गया। शिवली के पिताजी तेज आवाज से चिल्लाए, चुप रहो शिवली, ये क्या बेमतलब की बात उठा रही हो? शिवली ने जवाब दिया, महीने भर से चुप हूं, अब बस हो गया। क्या गलती थी मेरी? अपाहिज हूं यही ना? और आपने क्या किया? एक मुझसे भी ज्यादा अपाहिज के साथ मुझे बांध दिया। वो लड़का जो शादी के बाद घर से भाग जाता है, फिर मुआवजे के रूप में कार मांगता है। शादी है या विपदा? मुआवजा किस बात का? बोलते हुए शिवली कांपने लगी थी, लेकिन अभी उसका बोलना पूरा नहीं हुआ था। ना शक्ल है ना अक्ल है। अपने आप को गौर से देखिएगा रज्जन, तब समझ में आएगा कि अन्याय किसके साथ हुआ है। रज्जन दहाड़ कर बोला, अब तो इसको मैं रख ही नहीं सकता, इसको तुरंत ले जाइए यहाँ से। शिवली ने जवाब दिया, तुम होते कौन मुझे रखने वाले? मैं खुद नहीं रहूंगी यहाँ। फैसला सुनाते हुए अपने पिता की ओर भी देखा। आप भी मत घबराइए, मैं वहां भी नहीं आऊंगी, पढ़ी लिखी हूं, खुद को संभाल सकती हूं। रज्जन को तब भी चैन नहीं मिला। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए शिवली के पिताजी से बोला, और अपनी लड़की से कहिए भैया से माफी मांगे, इतना घटिया इल्जाम लगाया है इन पर। शिवली ने अपने पिताजी की ओर देखते हुए कहा, इल्जाम नहीं, सच है ये सब। कल रात में किसी काम से छत पर आई और ये अपनी छत पर बैठे हुए पी रहे थे। मुझे देखते ही छत पर कूद पड़े और बोले, रज्जन नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं। रुकते और हिचकते शिवली के मुंह से बात निकली। पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि आंख भरने लगी थी। इस बात के आगे कुछ बोला ही नहीं गया। कितनी झूठी है ये, मैं तो घर पर भी नहीं था, मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। भैया हाथ उठाकर शिवली की ओर बढ़े ही थे कि अमर ने रास्ता रोक लिया। भैया की आंखों में झांकते हुए बोला, शिवली की बात सच है, आप कल रात पी भी रहे थे और उसकी छत पर भी गए थे। भूल गए क्या? कल मुझसे बोले थे कि गए थे। शिवली के लिए उठा हाथ अमर पर पड़ चुका था। अम्मा सन्न रह गई थी। एक गैर लड़की के लिए दोनों भाई लड़ पड़ेंगे। चोट खाए सांप की तरह भैया फुफकार रहे थे। गैर नहीं है ये लड़की अम्मा, रोज छत पर तोता मैना बने रहते हैं दोनों। इनका कैरेक्टर कौन बताएगा कैसा है? भैया के कहते ही सबकी निगाहों का केंद्र बिंदु वो दोनों हो गए। शिवली ने अमर की ओर देखा, अमर ने अम्मा की ओर, फिर ताऊ जी की ओर, फिर शिवली के पिताजी की ओर देखते हुए कह दिया, मैं शिवली से शादी करूंगा। इतनी देर से सुलगते हुए बारूद के ढेरों में एक साथ विस्फोट हो गया। अम्मा की दहाड़ सुनाई दी, दिमाग ठिकाने है कि नहीं तुम्हारा? क्या बक रहे हो अमर? ऐसे लोगों की शादी ऐसे लोगों से ही होती है, तुम काहे खुद को झोंक रहे हो? अमर ने अम्मा से आगे बढ़ते हुए पूछा, ऐसे लोगों का मतलब कैसे लोग अम्मा? अम्मा ने पल्लू संभालते हुए पूरी अकड़ के साथ कहा, विकलांग लोग। अमर ने अम्मा के पास जाकर दृढ़ आवाज में पूछा, फिर भैया और भाभी की शादी कैसे होने दी आपने? अम्मा ने बगल में खड़े अमर को सिर उठाकर देखा। अमर ने अपनी बात का मतलब समझाया, अपंगता केवल वही नहीं होती जो दिखती है, चरित्र की अपंगता नहीं गिनेंगी आप? शादी से पहले कितनी लड़कियों से संबंध रहे भैया के और किस हद तक रहे, आपको नहीं पता क्या? चारित्रिक अपंगता होते हुए भी भाभी से कैसे जोड़ दिया आपने उनको? कल रात भी इसी अपंगता के चलते वो बगल वाली छत पर कूदे थे। चुप हो जाओ अमर, भैया ने चीख कर कहा। अमर ने भाभी की ओर देखा। क्रोध और अपमान से चेहरा लाल था उनका। जीवन साथी की ये अपंगता इतने सालों बाद सामने आई। भाभी पैर पटकती हुई तुरंत वहां से चली गई और उनके पीछे पीछे उनको समझाते हुए भैया भी दौड़ पड़े।
रज्जन भी और उनके पीछे पीछे अम्मा भी। सच खुलते ही सभा विसर्जित होने लगी थी। सिर्फ दोनों बुजुर्ग ही बचे थे, ताऊजी और शिवली के पिताजी। उनको देखते हुए अमर ने पूछा, किस हिसाब से आपने ये शादी तय की थी? किस बात को छुपाया? ये बात सामने आती नहीं क्या? किस तरह से बेमेल जोड़ी है ये? आप दोनों ने बनने कैसे दी? ताऊजी की आंखें झुक गई थी। अमर ने हाथ जोड़कर शिवली के पिताजी से कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन केवल शारीरिक कमी को इतना बड़ा हवा बना दिया कि आपने अपनी बेटी का क्या नुकसान कर रहे हैं ये भी नहीं देख सके। अमर के जुड़े हाथों को देखकर उन्होंने कसकर थाम लिया। उनकी आंखों से गिरते आंसू उन चारों हथेलियों को भिगोते जा रहे थे। ताऊजी ने भी अमर का सिर थपथपाकर आशीर्वाद दे दिया था। अमर ने मुड़कर देखा, शिवली उसी तरह ओट पर खड़ी थी। नजरें एक बार फिर मिली। अमर की नजरें पूछ रही थी, हर श्रृंगार कितना खिला इस बार? और शिवली की नजरें बता रही थी, इतना खिला कि पूरा आंगन भर गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।